नमस्कार, मैं हूं निशांत वर्मा, आपका दोस्त और आज का होस्ट। तो आज पल पल न्यूज़ पे आप लोगों का सबका स्वागत है और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के हम लोग आए हैं। आज आप लोगों से चर्चा करेंगे, मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। देखिए, पूरे देश में चुनाव है। लोग कहते हैं बिहार में चुनाव है, हम तो कहते हैं पूरे देश में चुनाव है, क्योंकि अगर आप लिस्ट उठा करके देखेंगे कि कहाँ-कहाँ अक्टूबर और नवंबर के अंदर टोटल मिला के लोग मतदान करने जाएंगे और 10 नवंबर को कहाँ-कहाँ उस मतदान का रिजल्ट आएगा, तो मान के चलिए अभी आप चर्चा में सुनेंगे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ वोटिंग होने वाली है। और बड़े इस 2020 की एक खासियत ये रही है कि इस साल हकीकत मानिए किसी ने कुछ किया ही नहीं। सरकार तो पहले से ये नहीं करती थी, ये तो मेरा पर्सनल मानना है। लेकिन जहाँ तक बात आती है राज्य सरकारों की, जहाँ तक बात आती है लोगों की, क्योंकि सब कुछ तो भैया लॉकडाउन करके बंद कर दिया। तो मार्च महीने के अंत से लेके अब तक इस देश में जो हालात ने पलटी मारी है, जो मौसम ने पलटी मारी है, तो उसके बाद ज़रा इस तरह से निकल के आ रहा है कि क्या ये राज्यों की गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षा होने वाली है, या मोदी जी जो हैं, जो भारत में जो करते हैं लोग, ऐसा गुणगान होता है कि सब मोदी जी कर रहे हैं, तो क्या उनके जो मोदी राज कहा जाती वाली चीज़ है, क्या ये उसका एक आईना दिखेगा? मैं मानता हूँ और मैं पहले भी मानता था कि राज्यों के जो इलेक्शन होते हैं या उपचुनाव जो होते हैं, वो केंद्र से देख जोड़ के नहीं देखे जाने चाहिए। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी खुद कहती रही है, बहुत से लोग कहते हैं। लेकिन 2020 में जो हालात पैदा हुए उसमें जब खास करके एनडीएमए का कानून लगा, उसके बाद देश के अंदर जो हालात बने रहे और आज की तारीख में जिन हालातों की आप परिकल्पना नहीं कर सकते, उन हालातों से लोग जूझ रहे हैं, तो भाई ये मोदी जी के मोदी राज का आईना नहीं तो और क्या है। आज चलिए हम आपको अपने मेहमानों से मिलाएं। बड़ा इंटरेस्टिंग पैनल है हमारे साथ और देश भर से हमने मेहमानों को इकट्ठा करने की कोशिश की है, लेकिन कई लोग चुनावी कामों में व्यस्त भी हैं और कई लोग जो है इसको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मैंने कोशिश करी कि एक पैनल ऐसा क्रिएट किया जाए जिसमें भांति भांति के लोग हों और अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ जिसको कहा जाता है, वहाँ से लोग आप लोगों के साथ आज चर्चा करने आए। तो मैं आमंत्रित करता हूं अपने पैनलिस्ट को, आप लोगों से मुलाकात कराता हूं, तारुफ कराता हूं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखेंगे मेरे बगल में विंग कमांडर नासिर हनफी साहब हैं, रिटायर्ड हैं, भारतीय वायुसेना से वीर चक्र होल्डर हैं। हनफी साहब आपका स्वागत है। साथ में आप देख सकते हैं संतोष मिश्रा जी, आपके और मेरी तरह एक आम नागरिक हैं, वोटर हैं और योगी जी के गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। मिश्रा जी आपका स्वागत है। साथ आप देख सकते हैं शुभ्रांश राय, जो आज भगवा कपड़ों में है क्योंकि भगवान में विश्वास रखते हैं। तो आपका स्वागत है शुभ्रांश राय जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं और राष्ट्रीय मीडिया जिसको हम नेशनल मीडिया कहते हैं, आप लोग देखते रहे होंगे कि बाकायदा ये भारतीय जनता पार्टी के जो बड़बोले प्रवक्ता हैं उनके चौके छक्के छुड़ाते रहते हैं। तो आपकी क्रिकेट की बात फिर कभी आज राय साहब हम डिस्कस करेंगे राजनीति। साथ आप देखते हैं चेतन सिंह जी हैं, एडवोकेट हैं और साथ साथ में राजनीतिक विश्लेषक हैं और कई सालों से नेशनल मीडिया पे छक्के चौके छुड़ाते आए हैं उन लोगों के जो एडमिनिस्ट्रेटिवली या पॉलिटिकली इनकरेक्ट होते हैं। चेतन जी आपका स्वागत है। और the only lady on the panel and she is equal to all of us, निकिता चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, दिल्ली से हैं और अपनी बात बहुत दमखम से रखती हैं। हाल में हाथरस हुई थी, हमारी बात हुई थी निकिता। आप सबका स्वागत है, आप सबका स्वागत है, आप सबका स्वागत है। शो शुरू करते हैं, बात करते हैं। बात करने से पहले मैं एक छोटी सी भूमिका दे दूं कि इस समय लगभग अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारत में 299 सीटों पे मतदान होने वाला है। 243 सीटें बिहार में हैं और उसके उपरांत अगर आप लिस्ट देखें तो ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में 28 सीटें, उत्तर प्रदेश में 7 सीटें, छत्तीसगढ़ में 1, गुजरात में 8, हरियाणा में 1, झारखंड 2, कर्नाटका 2, मणिपुर 2, नागालैंड 2, उड़ीसा 2, तेलंगाना 1, इनके उपचुनाव भी हो रहे हैं। तो अगर आप नक्शा देखेंगे भारत का, तो भारत के कई राज्यों में चुनावी प्रक्रिया होने वाली है, शुरू हो चुकी है। मैं सबसे पहले सवाल लेके चलूंगा चेतन सिंह के पास। चेतन जी, आप एक ऑब्जर्वर रहे हैं भारतीय राजनीति के,
हम सब जानते हैं कि राज्यों की राजनीति को, खास करके हमारे देश में, केंद्र की राजनीति से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया आपको, फरमाया आपको कि भाई ये तो मोदी जी का आईना दिखेगा, क्योंकि इतने सारे राज्यों में छोटे या बड़े नंबर्स में वोटिंग होने वाली है। आप किस तरीके से देखते हैं चेतन जी इसको? देखिए निशान जी, आपका सवाल जो है ये बहुत एक बेहतरीन सवाल है और इसकी गहराई में जाने की आवश्यकता है। तो एक बड़ी अच्छी बात मेरे को ध्यान में आई, जैसी आपने पूछा कि आज के राजनीतिक दौर के बारे में, कि पहले हवा में विचार तैरते थे, विचार, और अब प्रचार तैरता है। जैसे आपने आईने की बात कही, तो एकदम नजर आता है कि जिस तरह से प्रचार तैर रहा है, चाहे वो दिल्ली की सरकार के बारे में बात करी जाए, तो दिल्ली में पार्टी है, या जो केंद्र में सरकार है उसकी बात करी जाए, अब प्रचार पे इतना ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि सब चीजें बाद में होगी। ये देखिए, मोरों को भी सामने लेके आया जा रहा है कि मोर भी सामने आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि लोगों के लिए काम करना, जनता के लिए काम करना, जनता के बारे में सोचना, उनको साथ में लेके चलना। तो आज के समय में जो हम देख रहे हैं, लोकतंत्र की जो गरिमा है, जैसे चाहे वो किसी वजह से हो, चाहे वो किसी कारण की वजह से हो, या कोई जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, चाहे उन मुद्दों के ऊपर हो। तो अब देखा जाए, अभी जो मानसून सेशन आया था, अभी कोर्ट में हमने देखा, पहली बार ऐसा हुआ कि सवाल नहीं पूछे जाएंगे। भाई, लोकतंत्र में सवालों की तो भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा आगे? बिल पास हुए लेकिन सवाल नहीं पूछे। दूसरी बात जी ने अपने, मैं आऊंगा चेतन जी आपके पास, अभी बहुत समय हमारे पास है। मैं आपकी एक पर्टिकुलर बात को लेकर के शुभ्रांश राय जी के पास जाना चाहता हूँ। शुभ्रांश राय जी, सवाल पूछना गुनाह हो गया है इस देश में, एक अनरिटन कानून है। किसी भी सीआरपीसी, आईपीसी, संविधान की किसी धारा में सवाल पूछना गुनाह नहीं था, लेकिन ये अनरिटन कानून बन गया है। और जिस तरीके से संध्या के टाइम पे हम खाने का मजा ले रहे हैं, राय साहब, जिस तरीके से 2020 में हालात हुए, और खास करके बिहार की अगर हम बात करते हैं, 243 सीटों पे मतदान होने वाला है, बिहारी मजदूर पूरे देश से मार खाता हुआ, भूखा नंगा प्यासा, गर्म तपती सड़कों पे चलता हुआ वापस गया था। क्या लग रहा है आपको, इसका असर कैसा होगा इस इलेक्शन पे? देखिए निशान जी, सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा कि आज सवाल पूछना गुनाह हो गया है। वो सवाल पूछना इसलिए गुनाह हो गया है कि जिनसे हम सवाल पूछ रहे हैं, या तो वो अनपढ़ हैं या कुपढ़ हैं, या तो उन्होंने गलत पढ़ा है या पढ़ा ही नहीं है। इसके दो बड़े कारण हैं। अगर आपने इसको थोड़ा सा वास्तविक जिंदगी से जोड़ने की कोशिश करें, तो जिस एक्टर को एक्टिंग नहीं आती ना, वो सबसे बड़ा एक्टर बनने की कोशिश करता है। उसी तरह सत्ता से जुड़े हुए लोगों को, चूंकि वो स्कूल, महाविद्यालय, विद्यालय, लॉ, संविधान के बारे में उनकी जानकारी ना के बराबर है, तो हर बात पे धमकी देते हैं कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। खैर, ये हम लोगों को, मुझे, आपको, चेतन को, हम सबको आदत पड़ चुकी है, तो हम लोग इसको हंस के निकाल देते हैं, क्योंकि इन सब बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, आपने जहां तक बिहार के चुनाव का जिक्र किया, तो देखिए, बिहार का चुनाव इस बार 3 बड़े बड़े मुद्दों पे होने वाला है। सबसे पहला मुद्दा यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार पिछले 15 सालों से है, उन्होंने एक्चुअली में किया क्या। 3 बड़े चीजों से आप समझिए। पहला, ये रोजगार देना तो मजाक हो गया है, ये तो इस सरकार से उम्मीद रखना ही बेवकूफी है। लेकिन अगर हम एक बेसिक जनमानस की जिंदगी की बात करें, रोटी कपड़ा मकान की बात करें, तो सबसे पहले बात आती है उस मकान की। तो अगर आपने लॉकडाउन के दौरान देखा होगा, तो ये अनप्लान्ड लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा, तो नीतीश जी का सबसे पहला स्टेटमेंट यही था कि हम किसी को अपने राज्य में एंटर नहीं करने देंगे। इसका मतलब ये है कि अपने लोगों को ही अपने राज्य में एंटर नहीं करने दे रहे थे। उससे पीछे जाइए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कोई भी सरकार को नियुक्त करता है तो उससे उम्मीद करता है कि आप मुझे रोटी दीजिए, आप मुझे एक नौकरी दीजिए, और साथ में मेरी एक बेसिक स्वास्थ्य सुविधा का ध्यान रखिए। पिछले साल आपने देखा होगा कि जिस तरह से चमकी बुखार के द्वारा सैकड़ों बच्चे मर गए। जिनके बच्चे मरे उन्हें लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके बावजूद, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हों जो बिहार में थे, या दिल्ली में बैठे हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे हों, इन सब लोगों को आईपीएल का मैच ज्यादा इंटरेस्टेड था, ना कि उन छोटे छोटे बच्चों, हाँ, ना कि उन छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी। तो लोग इस बार जवाब जरूर और पॉइंटर्स के लिए आऊंगा, क्योंकि आपने जो 2 बेसिक बातें करी हैं, मैं सीधा एक भारत के आम नागरिक
जो कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं और राजनीति को बहुत नजदीक से देखते हैं, गोरखपुर निवासी संतोष मिश्रा आपके पास लेके चलता हूँ। संतोष जी, ना केवल आप योगी महाराज के कंस्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हैं, आप बिहार के बॉर्डर से उस जगह को मॉनिटर भी करते होंगे, देखते भी होंगे, क्योंकि आप राजनीति को बहुत पसंद करते हैं, मैंने देखा है, और आप सोशल मीडिया पे सुपर डुपर एक्टिव हैं। सवाल ये उठता है कि सुभराज जी ने जिस तरह से बात रखी, जो एक आध पॉइंट बताए, बाकी आप समझते भी हैं, चेतन सिंह ने अभी तक अपना बात बताया, क्या आपको लगता है कि इन बातों से चुनाव लड़ा या जीता जा सकता है, या कुछ और माजरा है ग्राउंड लेवल? मूलतः बात जो है अभी चुनाव की हो रही है, धीरे धीरे पब्लिक भी अब ये चीज समझने लगी है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, हर बात में केवल गोल पोस्ट चेंज कर दे रहे हैं। बात जो मूल बात होनी चाहिए उसके सिवा कोई और बात लेकर के आ जाओ, उस पे लोग चर्चा करें, लेकिन पब्लिक जो है यहाँ अगल बगल जो धरातल पे जो लोग हैं, पहले जो लोग सपोर्ट भी करते थे, अब धीरे धीरे अपनी समस्याओं को देखते हुए अब वो धीरे धीरे इनकी विरोध करने लगे, और वो करेंगे क्योंकि अपनी मूल बातों को कोई कब तक भूलेगा। यह चीज कहीं न कहीं जरूर प्रभाव डालेगी, चाहे वो जातिगत आधार पे या किसी तरह से ये जो करना है कर ले लोग, लेकिन इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग ये समझने लगे हैं इनकी कहीं न कहीं ये लोग संवेदनहीनता दिखा रहे हैं। जन समस्याओं से जो एक्चुअल बातें होनी चाहिए उसकी बजाय इधर उधर की बातें करके लोगों को घुमाने का जो प्रयास हो रहा है, यह चीज अगर लोग समझ लें तो और कोई विशेष बात ही नहीं रह जाती है। यही चीज समझना समझाना है, और शायद अब यह काम होने लगा है, लोगों के दिमाग में यह बात आ गई है कि केवल बात घुमाई जा रही है। अब बात घुमाने से आप जो है जो मूल समस्याएं हैं उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते, चाहे वो बाढ़ की समस्या हो, बिहार में बाढ़ की समस्या हो, रोजगार की समस्या हो, इन सब चीजों को लेकर के लोग गुस्सा में हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ सीवान में एक मंत्री जी को लोगों ने दौड़ा लिया था मारने के लिए। यह छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। देखा, बिल्कुल सही बता रहे हैं संतोष जी, मैं आपकी बात से समझता हूँ, और क्योंकि आपने बिल्कुल बेसिक्स की बात करी है, ग्राउंड लेवल धरातल की बात, तो विंग कमांडर हंफी के पास जाने से पहले मैं एक बार निकिता जी के पास निकिता जी, क्योंकि बातचीत जो है वो इस मोड़ पे आके अब इस समय चल रही है, ये बिल्कुल बेसिक्स की बात हो रही है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि देश के अंदर आधी जनसंख्या तो महिलाओं की है, तो स्वाभाविक सी बात है कि बिहार या बाकी राज्यों में भी मान के ही चला जाएगा, एक आध राज्य को छोड़ के, कि आधी जनसंख्या महिला है। तो जिस तरीके से हालात पैदा हुए इस देश के अंदर, खास करके 2020 में, जहाँ पे पिछली गवर्नेंस की तो बात की नहीं जा सकती कि इन राज्यों में, जितने सारे राज्यों में छोटा मोटा इलेक्शन बाईपोल के नाम पे चुनाव हो रहा है, या बिहार में फुल फ्लेजेड असेंबली के लिए हो रहा है, इसमें महिलाओं का क्या रोल है? क्योंकि महिलाएं तो आज की तारीख में भी उज्ज्वला गैस के लिए रो रही हैं, वो भी अपने थापे हुए कंडों पे अपनी रोटी बना रही हैं, नौकरी के नाम पे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, और स्वास्थ्य तो छोड़िए, सामाजिक जिस तरीके से उनका क्या क्या नहीं किया जाता है, बलात्कार से लेकर के अलग चित्रण, बताइए क्या किस तरीके की राजनीति होगी अब बिहार में? देखिए, सबसे पहले मैं संतोष मिश्रा जी की बात पे बोलूंगी कि संवेदनाओं की जहां वो बात कर रहे हैं, वहां मैं ये कह सकती हूँ कि पीछे पिछला 1 हफ्ता 10 दिन जो है ऐसे गुजरे जहां कुछ लोग, राजनीतिक लोग जो है उस परिवार तक पहुंचे, हाथरस के परिवार तक, और संवेदनाएं अचानक देखा हमने कि मीडिया की भी जागी, जनता की भी जागी, रोष 4 गुना था लोगों के अंदर, क्योंकि निर्भया के बाद एक और भयानक निर्भया हम देख रहे थे। लेकिन इसमें समस्या यहाँ पे एक है, समस्या ये है कि महिलाओं की जो राजनीति है, महिलाओं का राजनीति में जो पार्टिसिपेशन है, वो ऑन पेपर ऑन डॉक्यूमेंट होने के बाद, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करूंगी, तीसरी बार वो उनका टर्म आया है, और उन्होंने अपने जितने वादे महिला सुरक्षा में कहे थे वो पूरे नहीं हुए, लेकिन फिर भी कहीं जो वोटर है उसमें महिलाओं का एक रोल था। तो बिहार की राजनीति में भी एक चीज हम देखेंगे कि जाति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो आएगा वो आएगा, मैं कह सकती हूँ कि पलायन जो यहाँ से हुआ, इस तरह से श्रमिकों ने पलायन किया यूपी, बिहार और एमपी की तरफ, उस पलायन का भी असर लोगों के अंदर होगा।
लेकिन इसमें सब निकिता जी कि मैं आपकी बात से दो राय नहीं रखता। जहां आप कह रही हैं कि पलायन की बात आ रही है वो हम सब समझते हैं, जहां हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बेरोजगारी है, बाढ़ है, उन सब की बात समझते हैं। लेकिन मेरा जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जैसे आपने हाथरस का एग्जाम्पल दिया, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो शेल्टर कांड हुआ था, एक का माइक बहुत हाई है तो आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, कल किसी एक का माइक जो है बहुत हाई नोट पे चल रहा है, तो या तो आप सबको माइक कीजिए तो मुझे समझ में है। ओके, पीसीआर इस चीज को देख लें। आपको अब मेरी आवाज आ रही है ठीक से? आपको मेरी आवाज पहुंच रही है निकिता जी? निकिता जी आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ आ रही है जी। ठीक है, मेरा स्पेसिफक सवाल आपसे ये था कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही है बिहार के अंदर भी, वो शेल्टर का कांड हमने देखा, इत्यादि हमने देखा, तो उसके ऊपर किस तरीके की जागरूकता फैलाने की जरूरत है, ये मेरा फॉलो अप क्वेश्चन है, ताकि सही लोगों को भी मुद्दे सुरक्षा की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, किसी भी तरह की बात करें, लेकिन महिलाओं के मुद्दे वो हर बार की तरह पीछे छूटेंगे। और महिलाएं जो है इस बार जो वोट करेंगी, पहली चीज उस पलायन बिहार लोगों ने उसे महसूस किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा पलायन जो है वो उसी तरफ से हुआ था, और जो श्रमिक वापस लौटे हैं वो भी वहीं लौटे हैं। तो सबसे पहला मुद्दा जो इमोशंस पे आएगा वो है श्रमिकों वाला। दूसरे नंबर पर महिलाएं इसलिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी कि जो वो झेल के गई हैं यहाँ से कहीं से भी, तो वो अपने दिल से दोबारा इस चीज को नहीं झेलना चाहते। दूसरी चीज जो महिला सुरक्षा का स्तर, जैसे बिहार में हमने अभी देखा मुजफ्फरपुर के जो उनका अनाथ, उनको भी अभी भाजपा ने जो है टिकट भी दिया है। तो बलात्कारियों को टिकट देने वाली पार्टी पे कितना यकीन लोग करते हैं, इस पे जरूर नजर रहेगी, क्योंकि महिलाएं, एक बार मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ एक डिबेट में, आज फिर कहती हूँ, दे आर ड्रिवन बाय देयर फैमिलीज। जो लोग पति कहते हैं, जो परिवार कहता है, वो उस तरफ जाती हैं। तो जागरूकता हमारी महिलाओं की, क्योंकि महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है आपको क्या होती है, दुख है, तकलीफ है, कुछ भी है, सुख है, दुख है, जो भी महिलाओं की स्थिति धुरी की है, और वो धुरी वाली जो आता हूं निकिता जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। मैं तो उस पर उनको करना है। बिल्कुल, मैं विक्रमाटा हंफी के पास चलता हूँ। हंफी साहब, आपने 3-4 अलग-अलग वर्जन्स को समझने की और सुनने की यहाँ पे चेष्टा की होगी। निशान भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे ठीक से, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? आपको मेरी आवाज अब थोड़ी बेटर है जी, बताएं। तो मैं थोड़ा सा अपनी आवाज बढ़ा करके आज कोशिश करता हूँ आप तक आवाज। हम उस दौर में पहुंच गए जहाँ आवाज बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, इस दौर में हम हैं, शुक्रिया। तो सवाल मेरा ये है कि आपने अलग अलग बातों को सुना कि राजनीतिक विश्लेषक किस नजरिए से देख रहे हैं, महिलाओं का अपना एक अलग सोच है, आम धरातल पे व्यक्ति जो है उसकी सोच अपनी तरह से है। मैं एक अलग टेंजेंट पे ले जाकर के, खास करके बिहार को, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सर, आप तो फौजी थे, फौजी हैं, फौजी रहे। सवाल उठ करके ये आता है कि जिस तरीके से बिहार में चुनाव से पहले फौज का इस्तेमाल करने की चेष्टा करी भारतीय जनता पार्टी ने, हमने देखा एलएसी पे क्या हुआ। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक खासियत है कि जहां चुनाव आते हैं तो उसके पहले कहीं ना कहीं वर्दी चमक जाती है, चाहे वो लड़ाई के रूप में हो, चाहे वो खून में संजीव। आपने ये भी देखा था कि 2013 में, अर्थात 2014 के लोकसभा इलेक्शन से पहले, बिहार अकेला एक ऐसा राज्य था जहां 300 से ज्यादा रिटायर्ड फौजी अफसरों को साथ मिलाया गया था, ताकि शायद उसका इंप्रेशन वोटर पे पड़े। सर, क्या आज इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद क्या आप देश को कुछ अपनी तरफ से बता पाएंगे कि रिटायर्ड फौजी का क्या असर होता है अगर वो लोगों को, खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, क्या वो असर डाल पाता है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है या ये बेकार नाकाम कोशिश? निशान जी, ऐसा है कि ये जो आप सेना का पॉलिटिकल माइलेज लेने की जो बात है, ये तो
एक जमाने से चली आ रही है, अलग अलग तरह से पहले भी होता था। और क्योंकि ये जिक्र आपने छेड़ा है तो इस बात पे मैं एक शेर कहना चाहूंगा आपसे। अर्ज किया है कि जंग में कत्ल तो सिपाही ही होते हैं, लेकिन सुर्खरू जिले इलाही होते हैं। ये जो है ये सदियों से चला है कि आपकी फौज की जो शौर्यता है उसका हमेशा जो राजनेता है, राजा है, ये लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मुद्दा ये होता है कि आप इसका फायदा सही मायने में उठा सकते हैं या नहीं। जिस तरह से ये प्रकरण बिहार का हुआ था, बहुत ही फुहड़ तरीके से पेश किया गया था। बिहार रेजिमेंट के जवान और अफसरान जो थे वो खुद बहुत ज्यादा एम्बेरस थे कि ये हम लोगों को किस तरह से बिहार और बिहार की सेना और मेरी सेना और इस तरह की बात सेना पूरे देश की होती है। अब हमें आप हमारे कलीग्स दूसरे कलीग्स की नजरों में नीचा करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये जिस तरह से इस मुद्दे का इस्तेमाल करने की कोशिश की है वो कामयाब रहा नहीं। इन लोगों को आता भी नहीं है कि पॉलिटिकल माइलेज किस तरह से ली जाए। ठीक है, एक तो बात यह जो भी इनके मीडिया एडवाइजर्स हैं, लोगों को ना फौज की समझ है ना किसी दूसरी चीज की समझ है। मैं तो इतना कहूँगा। अब रही बात फौजियों को प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके एक सर्विसमैन को जनता के सामने लाने की, यूपी बिहार सभी जानते हैं कि शिक्षा में और हर तरह से वो दूसरी स्टेट से बहुत पीछे हैं। अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में इतने ज्यादा वो लोग बिजी रहते हैं कि दूसरी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। उनके सामने आप फिल्म स्टार्स को प्रेजेंट कर दीजिए, फौजियों को प्रेजेंट कर दीजिए। आप एक ऐसी दुनिया के लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं जिनकी ट्रेनिंग, जिनकी अपब्रिंगिंग जो है वो बहुत अलग है और उससे शायद थोड़ा बहुत उन लोगों पे असर भी पड़ेगा। निशान भाई, बात यह है कि मैंने बहुत सारे चुनावों में शुरुआत मैंने की थी जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में इनका पहला विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहां से लेके कांग्रेस के साथ भी और दूसरे पार्टियों के साथ भी मैं अब तक चुनाव में एज ए एडवाइजर एनालिस्ट मैं काम करता रहा हूँ। मैंने एक चीज देखी है, आप इस तरह के कोई भी स्टंट कर लें और जितने भी मुद्दे अभी को पैनलिस्ट द्वारा उठाए गए हैं हमारे, वो सब अगर मैं एक अम्ब्रेला के नीचे रखूं तो उसका नाम होगा गुड गवर्नेंस। उसके अंदर हम रख लें। फाइनली हिंदुस्तान में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, कर्नाटका, और अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं, ये जो कास्ट के बेसिस पे सबसे ज्यादा वोटिंग, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस कहाँ पे है, तो उसमें मैं बिहार से ऊपर राजस्थान को रखता हूँ और राजस्थान के बाद में कर्नाटका को रखता हूँ, तीसरे नंबर पर मैं बिहार को रखता हूँ। तो एक मुद्दा तो ये है कि आप ये इस तरह के जो इवेंट मैनेजमेंट आप करें, ये भीड़ को इकट्ठा करने के लिए अपनी जगह पे ठीक है और वो सब बातें अपनी जगह हैं। फाइनली जब आखिर में आप वोटर जो है वो वोटिंग बूथ पे जब वो जाता है तो वो कास्ट के आगे कुछ नहीं देखता, महिलाएं जो है वो अपनी फैमिली के आगे कुछ नहीं देखती। और ये हकीकत मुझे नहीं लगता है कि आज चेंज हुई है, चाहे सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया या नहीं हुआ। तो इन सब चीजों का यहाँ बिहार में इतना कोई असर नहीं है। दूसरे स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो मैं फिर उस हिसाब से। ठीक है रिंकू आंटी, मैं आपके बिल्कुल बात से सहमत हूँ और मेरे ख्याल से दर्शकों को भी दिमाग में घुस गई होगी ये बात कि क्या असलियत है। लेकिन मैं चलता हूँ चेतन सिंह के पास। चेतन जी, मैं अब एक दूसरे मुद्दे पे आना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अब मैं राज्य की तरफ जाऊंगा, ये तो नेशनल जिस तरीके से ढकोसला ड्रामाबाजी भारतीय जनता पार्टी करती है ये तो हमको सबको पता ही है, और लगभग हमारे सारे पैनलिस्ट एक बात पे तो एक मत दिख रहे हैं कि ड्रामेबाजी से अब तो चुनाव ना तो जीते जाएंगे और ना शायद उनको मतदान में फायदा हो। चेतन जी, लेकिन इसमें एक बात निकल के आती है कि सुशासन बाबू इतने वर्षों से बिहार की राजनीति में एक्टिव हैं और पिछले विधानसभा इलेक्शंस में महागठबंधन के साथ बैठ के और फिर उन्होंने दूसरा निकाह कर लिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आज की तारीख में हैं। लेकिन हम सबको याद है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ने एक दूसरे को पार्टी के नाम बदनाम करते हुए पिछले चुनावों में छींटाकशी की थी। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए चेतन जी, जिस तरीके की गवर्नेंस चलती है वो समझते हुए, ये बिहार का बेटा सुशांत सिंह राजपूत तक जाने की इन्हें क्या जरूरत पड़ गई थी?
आप तो टीवी मीडिया पे रोज से जाते ही हैं। I mean, बिहार में क्या अब लाश पे राजनीति इस तरह से होगी? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत जायज है। और देखिए कि दुर्घटना के ऊपर, एक ऐसी बात के ऊपर जो ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी का फायदा उठाया जा रहा है, इस तरह की ट्रेजेडी का, कि इस ट्रेजेडी में अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा रही है, राजनीतिक फायदा ढूंढा जा रहा है। ये बड़ी अफसोस की बात है। और देखिए इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ कुछ नहीं है। अब कुछ चैनलों के ऊपर टीआरपी के फ्रॉड आ चुके हैं, वो आपके सामने किस तरह से टीआरपी करी गई, किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री को कैसे बोला गया, ओए मुख्यमंत्री, एक कलाकार आके वो स्क्रिप्ट पढ़ रही, जो स्क्रिप्ट पता नहीं किसने लिखी होगी, निशान जी आपको पता ही है। अब वो स्क्रिप्ट पढ़ के जिस तरह से उन्होंने नाटक किया, वो कलाकार है, नाटक ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। उन्होंने जिस हिसाब से नाटक किया, क्या ये लोकतंत्र की शोभा बढ़ाते हैं ये सब चीज? आप मुझे बताइए निशान जी, मुख्यमंत्री क्या एक प्राइवेट पर्सन होते हैं या पब्लिक पर्सन होते हैं? चलिए ये तो मुंबई की बात। अब बिहार पे आ जाते हैं। अब देखिए कैसे पूरी दुनिया में कैंपेन चलाया गया, पैसा लगाया गया, टीआरपी के लिए पैसा लगाया गया, और वहां पर लोगों को कैसे भावनाओं के साथ खेला गया। देखिए हमें सबको पता है कि विजुअल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन क्या सुशासन बाबू को ये नहीं समझना चाहिए था कि क्या कुछ ऐसा किया जाए कि उनके युवा जो माइग्रेट लेबर्स का भी हमने देखा था किस तरह की समस्या हुई थी, कि वो कुछ युवा वहां पे रहें, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग करें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें। उन्होंने तो इन सब चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। पांडे जी को हमने देखा, पांडे जी ने अब नहीं 10 साल पहले भी, भूतेश्वर पांडे जी ने 10 साल पहले भी, जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, 10 साल पहले भी उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था, बीआरएस लिया था, और बाद में किस तरह से वापस आ गया था आपको पता है। तो देखिए राजनीतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक चश्मे से चीजें देखी जा रही है। बिहार की जनता का कोई बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनको ठगा जा रहा है, उनसे झूठ बोला जा रहा है। और आज के समय में बड़ा दुर्भाग्य की बात है, मैं तो कहूंगा वो राज्य बड़ा दुर्भाग्य राज्य है। इतना दुर्भागा राज्य है कि इतने काबिल होने के बावजूद लोगों के अंदर इतनी क्षमता है, वहां पर सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर कहां से आते हैं निशान जी, आप बताइए मुझे। बस इसी बात को चेतन जी आप जो लेके जा रहे थे, पर ये चीज मैं शुभ्रांश राय जी के पास लेके जाना चाहता हूँ। तो शुभ्रांश राय जी, मैं आपके पास इसी कड़ी को आगे जोड़ता हुआ कि भाई ये माना जाता है और देखा भी गया, इतना पढ़ा लिखा बिहारी, मानता हूं कि वहां से लेबर भी उतना ही है, लेकिन आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और गिनाते जाइए सरकारी महकमे बड़े बड़े, उसके अंदर बिहार से इतना पढ़ा लिखा यूथ होता है। मेरा सवाल शुभ्रांश जी ये है कि फिर भी जातिवाद, महादलित, दलित, ब्राह्मण, सवर्ण, निचली जाति, ये कब बदलेगा शुभ्रांश जी, या ये हमारे डीएनए में है? निशांत जी देखिए, अभी आपने पीछे एक बड़ा सुंदर सा शब्द बोला, लाश पे राजनीति। देखिए अगर आप भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को देखने की कोशिश करेंगे तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास का केंद्र बिंदु ही लाश पे राजनीति है। हिंदू मुसलमान है, पाकिस्तान है। सो कहने का मतलब ये कि उन्होंने आज तक कभी विकास की बात नहीं करी है। और अक्सर अभी उत्तर प्रदेश में चेन सीरीज ऑफ ब्राह्मणों की हत्या, साधुओं की हत्या हो रही है। इसके ऊपर ना भारतीय जनता पार्टी बोलती है, ना ही भारतीय जनता पार्टी की वो जो मोदी मीडिया है ना, सो कॉल्ड, वो भी नहीं बोलती। लेकिन खैर हम एक बात पे आते हैं, लाश की राजनीति पे। कहने का मतलब ये होता है कि जब आप पिछले 15 सालों से आप सत्ता पे विराजमान हैं, तो हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी नौकरी की व्यवस्था करी, आपने कौन सी अच्छी शिक्षा व्यवस्था करी। ठीक है, बिहारी अपने टैलेंट के बल पे, जो बिहारी शब्द है उसके बल पे आईएएस आईपीएस बनता है, किसी दफ्तर का टॉप अधिकारी भी बनता है और उस दफ्तर का सिक्योरिटी गार्ड भी बनता है। लेकिन इसके अलावा जो नालंदा विश्वविद्यालय की विरासत है, क्या उसको आपने पिछले 15 सालों में आगे बढ़ाया? जवाब है नो। दूसरी बात होती है कि कब तक आप लालू राज की बात करेंगे। तब शायद टेलीविजन और सोशल मीडिया इतना बड़ा नहीं था। अखबार में कोई एक घटनाक्रम घटता था और उसकी चर्चा महीनों होती थी। उससे बड़ा आज हो गया है, हर पल किसी न किसी बेटी की आबरू उतारी जाती है, हर पल किसी न किसी का कत्ल कर दिया जाता है। वो गरीब है, असहाय है, मजबूर है, उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। ये है बिहार।
तीसरी बात यह है कि एक बेसिक आदमी जो होता है ना, वो अपने नेता से, अपने मुख्यमंत्री से, अपनी सरकार से 2-3 चीजें ही मांगता है, जिसमें एक सबसे जरूरी चीज होती है स्वास्थ्य। अब आप एक बार सोच के देखिए कि बाढ़, अप्राकृतिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पटना शहर के नालों की अगर सफाई हुई होती, और पटना शहर के सारे विधायक और वहां की एमसीडी जो है वो बीजेपी के कब्जे में है, मतलब वहां की मेयर बीजेपी वाले हैं, अगर उन नालों की सफाई हुई होती तो पटना शहर नहीं डूबा होता। पटना शहर के डूबने से क्या हुआ, जिन व्यापारियों का की दुकानों में आधा आधा पानी चला गया और हफ्तों हफ्ता नहीं महीनों तक वो लोग सड़ गए, उनके व्यापार को दोबारा स्थापित करने के लिए आपने कोई न्यूज सुनी, कोई पैकेज सुना? इसका मतलब उनका व्यापार तो खत्म हो गया। तो ना आप बाढ़ की समस्या से निजात दिला पाए। दूसरी बात यह है कि हर साल बिहार में बाढ़ आती है कोसी नदी से। सवाल यह है कि 15 साल से आप सत्ता में बैठे हैं, आप कहते हैं कि हमने आज का ख्याल रखा। अगर ये दोनों बातें आपने रखी तो क्या एक बार भी आपने सोचा कि इस कोसी वाली बाढ़ की समस्या का समाधान क्या है? हमें कोई बड़ा सा नहर या बड़ा सा पुल बनाना चाहिए। आपको जानकारी के लिए एक बात बताऊं निशान जी, आपको सुन के हंसी आएगी आज के लोकतंत्र पे, कि बिहार में लोग तरसते हैं, मतलब बिहार का मंत्री तरसता है कि मुझे बाढ़ का पोर्टफोलियो दिया जाए। वो इसलिए बाढ़ के पोर्टफोलियो के पीछे पड़ता है कि बाढ़ के पोर्टफोलियो का मतलब यह है कि हजारों करोड़ की इनकम हर साल पानी के नाम पे, पानी बहने के नाम पे, लोगों के मरने के नाम पे, पुनर्स्थापन के नाम पे। तो लोग क्या मांगेंगे? और तीसरी बड़ी बात यह है कि ना आप रोजगार दे पाए, ना आप स्वास्थ्य व्यवस्था कर पाए, ना ही आपने जल निकासी की व्यवस्था करी। उससे बड़ी बात यह, जो आज की डेट में गुंडागर्दी का आलम है, कब तक आप हिंदू मुसलमान पाकिस्तान सेना करते रहेंगे? अगर आपने पीछे नोटिस किया होगा कि जब झारखंड का इलेक्शन जैसे ही खत्म हुआ, वैसे ही बताया जा रहा था कि बॉर्डर पे कुछ रोड बनाया जा रहा है, उसके लिए स्पेशल मजदूर झारखंड से चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी मशीनरी का एकमात्र उद्देश्य है, जो अंग्रेज पीछे छोड़ गए थे, डिवाइड एंड रूल। लोगों को बांटो। जाति के नहीं नाम ठीक पे है, भी आपकी आपने जो बात बिल्कुल सही है। सवर्ण और दलित का आपने जिक्र किया, हाँ धर्म के नाम पे बांटिए हिंदू मुसलमान। अगर हिंदू मुसलमान से निपट जाएंगे तो हिंदू और सिख पे आ जाएंगे, हिंदू सिख से निपट जाएंगे तो गोवा और दूसरे स्टेट्स में हिंदू और क्रिश्चियन पे चले जाएंगे। तो बिल्कुल एजेंडा उनका साफ है कि वो लोगों को बांटते हैं, क्योंकि जब वो इंसान बटा होता है ना, तो वो विकास की बातें नहीं कर पाता। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो अपने जनप्रतिनिधियों से, जो सो कॉल्ड बिके हुए विधायक आज के डेट में हम देख रहे हैं, उनसे वो सवाल नहीं कर पाता। उसको दिखता है कि अरे मेरा वजूद खतरे में। और ये वजूद ही जो है, जिसको डरा के धमका के बड़ा सा हुआ एलियन टाइप का बना के भारतीय जनता पार्टी अपनी वो झूठ की सरकार और झूठ का वजूद बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात आप झूठ का समझिए, ये जो झूठ का झूठ वजूद की जो बनाने, मैं काट, आता हूँ आपके पास शुभराज जी, मैं आऊंगा। आपने बहुत अच्छी बात, दो बातें बहुत अच्छी कही कि झूठ का साम्राज्य जो बना रही भारतीय जनता पार्टी, और उससे पहले आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि अंग्रेज चले गए, डिवाइड एंड रूल छोड़ गए, और साथ साथ में शायद वो रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले भी छोड़ गए। मैं चलता हूँ संतोष मिश्रा जी के पास। मिश्रा जी, धरातल पे रह करके एक बात समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आज, मेरे पास अभी एक लिस्ट आई है, पब्लिक में है, पब्लिक डोमेन में, ये है बिहार के इलेक्शन के लिए जो उनके स्टार प्रचारक हैं, उनके 30 लोगों के नाम दिए गए हैं कि ये 30 लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो स्टार प्रचारक होंगे बिहार के चुनाव में। मैं पहले 4 नाम ही लूंगा, बाकी तो नीचे के नाम हैं। पहला नाम मोदी जी का है, दूसरा जेपी नड्डा का है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा। मिश्रा जी, तीसरा नाम बूझेंगे? तीसरा नाम बूझ के बताइए। हाँ बोलिए बोलिए, तीसरा नाम बताइए। तीसरा नाम है जेपी नड्डा, तीसरा नाम बताइए तो सही। तीसरा नाम है जेपी नड्डा और चौथा नाम है अमित शाह। ये धरातल कैसे देखेगा कि अमित शाह, जिसको ये भारतीय जनता पार्टी देश का चाणक्य मानती थी राजनीतिक गेम का, ये देखिए दर्शकों को भी दिखा दे। पहला नाम मोदी स्टार प्रचारक, दूसरा नड्डा, तीसरा राजनाथ और चौथा गायब श्री अमित शाह। कैसे देखेगी मिश्रा जी पब्लिक इस चीज को? यहाँ तो मिश्रा जी फ्रीज हो गए लगता। आवाज आ रही मिश्रा जी? अभी तो आप ही फ्रीज हो गए, बिहार फ्रीज हो जाएगा मेरे ख्याल से। मिश्रा जी से डिस्कनेक्शन हुआ है, बाद में आता हूँ। निकिता जी, आपके पास चलता हूँ यही सवाल लेकर के। मिश्रा जी तो फ्रीज हो गए।
कि चौथे नाम पायदान पे आ गया अमित शाह, तो बिहार में क्या क्या फ्रीज होने वाला है, कुछ आप रोशनी डालिए, आप राजनीति को बहुत अच्छे समझते हैं। देखिए ऐसा है कि इस्तेमाल करने की राजनीति जो है वो उसमें एक छोटी सी बात कहूंगी कि गुड़ गुड़ हो गया, चेला चीनी हो गया। आप समझ रहे हैं, ये चौथे नंबर का जो खेल है, द किंग मेकर, जो सबको चला रहा था, कठपुतली की तरह नचा रहा था, उसके लोटे घूमने की संभावनाएं बहुत प्रखर होती जा रही हैं। और सॉरी, मैं बोलना नहीं चाहिए। आपका लोगों को पसंद आया, शिवराज जी ने ताली बजाई। अब आप देश की बात करेंगी तो देश तो भाई आपके लिए ताली बजाएगा। खैर, हम लोटे की संभावना का ना करें, जाने दें उस चीज को। नहीं, मैं ईश्वर समझना चाहते हैं कि चाणक्य जो है, ये चाणक्य चौथे नंबर पे कैसे आ गए। भगवान सबको लंबी उम्र दे, और इतनी लंबी उम्र दे कि चौथे पायदान से 40वें पायदान पे आ जाए। लेकिन सवाल ये कि हुआ क्या? देखिए ऐसा है कि हर चीज का एक कद होता है और हर चीज का एक समय होता है। फिलहाल समय अमित शाह जी का नहीं है, और फिलहाल समय नरेंद्र मोदी जी का भी नहीं है, ये हम देख रहे हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, वो तो गवर्नेंस से पता चल गया। ये अमित शाह जी का नहीं है, ये आप कहां से चिड़िया पकड़ के लाई? जरा थोड़ा ज्ञान बांटिए। एक चीज आप देखेंगे कि हर चाणक्य को एक चंद्रगुप्त चाहिए, ये आप मानते हैं? तो इस चाणक्य के पास एक मोदी राम का चंद्रगुप्त था, लेकिन इनकी जो इक्वेशन है वो पुरानी भारतीय जनता पार्टी की बाकी लीडरशिप से मैच नहीं करती। ये बात आप और हम जो बखूबी समझते हैं, वहां पे लोग ना बोल पाते हो, हम तो बाहर के हैं इसलिए हम कह लेते हैं। हम एक चीज जानते हैं कि इन लोगों की जो इक्वेशन है वो आज की डेट में डामाडोल है। ये बात हम कैसे समझ लेते हैं? नरेंद्र मोदी जी की लगातार जो जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं, जिस तरह से वो जनता से संवाद कर रहे हैं, वहां जो चेहरे का कॉन्फिडेंस है, नूर है, उसे दाढ़ी से छिपा दिया गया है, क्योंकि अब वहां टेंशन की लकीरें हैं। तो ये टेंशन की जो लकीरें हैं, ये पीछे की लीडरशिप जो अमित शाह जी की बीमारी की वजह से क्रिएट हुआ है। जो पहले की भाजपा है वो वैसे भी इनका, कौन सी बीमारी? वो तो कोरोना से ठीक हो गए। पुरानी भाजपा की बात कर रही हूँ, पीछे की जितनी भाजपा की लीडरशिप है उनके ऊपर कहा राजनाथ सिंह जी का एक कद हुआ करता था, और आज जो है वो एक डमी बन के रह गए हैं कि सिर्फ जो है हवाई जहाज जो हमारे फाइटर प्लेन आते हैं उसमें नींबू मिर्ची टांगने जाते हैं। तो किसी एक नेता का जहां आपने ये कद कर दिया हो, तो इस जोड़ी के टूटने की जो कह सकते हैं कि दुआएं और बहुत लोग मांग रहे थे, और बिहार चुनाव में भी ये चीज नजर आएगी। हम मान रहे हैं कि नीतीश कुमार को कुशासन बाबू कहना चाहिए, उन्हें सुशासन तो अब रह नहीं गया है बिहार में। और बिहार के लोगों का पलायन के टाइम, मैं खुद एक सोशल वर्कर हूँ, मेरे से भी कोऑर्डिनेट किया गया कि आप ऐसे लोग दीजिए जो बिहार के लोगों के लिए खाना राशन प्रोवाइड करेंगे और उनको वहां से वापस बिहार भेजने की प्रक्रिया में हमें सपोर्ट करेंगे। आप मानेंगे नहीं, मार्च से लॉकडाउन के लिए आज अक्टूबर हो गया है और किसी भी प्रशासन के अधिकारी ने डॉक्यूमेंट लेने के बावजूद हमसे वापस संपर्क नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं अपने लोगों के लिए उनकी उदासीनता कितनी भयानक है कि उनका इलाज नहीं कराएंगे, जब वो आएंगे उन्हें क्वारंटीन नहीं कराएंगे, उनके लिए राशन नहीं है इनके पास, उनको खाना देने के लिए नहीं है, उनके घर में उनके लिए रोजगार नहीं है। तो बिहार इस चीज को याद रखेगा जो उसके साथ हुआ है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही निकिता जी। मैं चलता हूँ रिंकू हनफी के पास, लेकिन जाने से पहले मैं आपको निकिता जी ये बता दूँ कि हाँ, ये जो जोड़ी है, ये जोड़ी टूटेगी नहीं। मैं इस जोड़ी को बहुत सालों से जानता हूँ, मैं गुजरात में 30 साल रहा हूँ। मोदी जब कुछ भी नहीं था से लेके प्रधानमंत्री बना, मुझे इनकी जोड़ी का बहुत अच्छे से पता है। ये दे आर वेडेड टुगेदर इन पॉलिटिक्स। इनकी शादी हो चुकी है, शादी राजनीतिक शादी इन दोनों की, तो ये टूटने वाली नहीं है। आएगी या जाएगी तो एक साथ ही होगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके के हालात है रिंकू हनफी, वो तो ठीक है कि ये जोड़ी जाएगी ऐसा लग रहा है। लेकिन हनफी साहब, सवाल बड़ा ये उठता है कि जिस तरीके से बिहार के इलेक्शन हो, उत्तर प्रदेश के जो बाईपोल्स होने वाले हैं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इतना बड़ा 28 सीटों का आप फोकस करते हैं मध्य प्रदेश में, मुझे पता है 28 सीटों का एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो, और खास करके अभी देख रहे हैं हम लोग, मीडिया में भी तो न्यूज़ कम आती है, लेकिन आम जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा हवा चल रही है।
और उधर बिहार में MIM BSP एक तरफ, SDPI JAP और ये पार्टियां दूसरी तरफ, RJD और कांग्रेस अपने तरीके से राजनीति चला रही है और आपस में लड़ने वाले नीतीश और मोदी अब फिर दोबारा से चुनाव में जाना चाहते हैं। सर, ये दोनों राज्यों की तरफ कुछ फोकस एज एन ऑब्जर्वर, एज अ कंसल्टेंट दैट यू हैव बीन, कुछ आप लोगों को अपनी तरह से बताना चाहें इन दो राज्यों के? You need to unmute your मेरे को आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपना माइक। हाँ जी, प्लीज कैरी ऑन मिंकू। तो हम पहले आपने जो सवाल पूछे इन दो स्टेट्स के बारे में, हम पहले मध्य प्रदेश को ले लें। 28 सीटों पे चुनाव है वहाँ पे। इसमें से एक सीट को छोड़कर 27 सीट वो है जहाँ पे कांग्रेस के जो विधायक हैं वो पार्टी से टूट के, और शिवराज चौहान की सरकार में, उसको भाजपा की सरकार नहीं कहूँगा, शिवराज सरकार की चौहान की सरकार में चले गए और बहुत से आजकल उसमें मंत्री भी हैं। माहौल डेफिनेटली इस वक्त वहाँ पे चल रहा है कांग्रेस का, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अर्थमेटिक अगर आप देखें तो भाजपा को वहाँ सरकार बनाने के लिए 9 MLA चाहिए और कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए सब 28 के 28 ही। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है 28 में से मान लीजिए अगर ये 24 पे भी जीत जाते हैं तो हो सकता है BSP और सपा का जो एक विधायक जो चले गए थे टूट के, वो वापस कमलनाथ जी के साथ आ गए। बट प्रोबेबिलिटी ये है। ये तो बात हो गई एंड रिजल्ट। ग्राउंड पे इस वक्त ये है कि ज़्यादातर सीटें ग्वालियर चंबल रीजन की हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। बहुत ही इमोशनल एरिया है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और ये जितने भी लोग छोड़ गए, वैसे भी मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि क्यों कहा जाता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलाका है। उनका कोई इतना प्रभाव वहाँ पे है नहीं। वहाँ के लोग शुरू से महाराजा के खिलाफ ही रहे, राजमहल के खिलाफ ही रहे। राजमाता सिंधिया थी, उस जमाने तक चलता था, आज की डेट में इतना नहीं है। तो इनको गद्दार करार देते हुए ये लोग अपनी रैलियां भी नहीं कर पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ पे माहौल इनके खिलाफ है। कल मैं न्यूज़पेपर पे एक पिक्चर देख रहा था कि जो वहाँ के जो MLA हैं जो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं वो एक दलित बुजुर्ग के पैरों में लेटे हैं। ये बहुत बड़ा डेस्परेशन है, ये बहुत बड़ा डेस्परेशन है। ये दर्शा रहा है कि भाई अब हम हार ही हैं, अगर आप कुछ कर दो हमारे लिए तो हम जो है आपके लिए देख हैं। तो बहरहाल मध्य प्रदेश में मामला अर्थमेटिक का है। तो कोशिश इनकी पूरी है। 2-3 दिग्गज नेता बीजेपी के ऐसे हैं जैसे तुलसीराम सिलावट हैं जो सामेर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंदौर के पास एक जगह, वहाँ से लड़ रहे हैं। तो वहाँ उनकी पकड़ अच्छी है। तो मेरे ख्याल से 9 सीटें जो हैं, अगर हम सिर्फ मैथमेटिकली बात करें, 28 की 28 सीटों के बनस्पत 9 सीटें 28 में जीतना एक थोड़ा आसान काम हो जाए। दूसरा पहले उसका ये है कि जिस हिसाब से जितनी इंटेंसिव कैंपेनिंग कमलनाथ ने और उनकी टीम ने की है और जिस तरह से वो सोशल मीडिया को वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम पेंडेमिक के टाइम में हैं जहाँ पे आज आप सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। फील्ड कैंपेन पे आप उतना जाना नहीं चाहते हैं। ये चीज़ जब वोटिंग होगी तो वोटर इससे पहले के इससे पहले कि आप आगे एक्सप्लेन करें, जो मैं चाहता भी हूँ कि अभी बिहार में भी आपको जाना है, लेकिन एक मेरा इंटरजेक्शन ये है कि मेरा पर्सनल मानना ये है कि पैंडेमिक नाम की जो चिड़िया है ये एक राजनीतिक चिड़िया बन के रह गई है, क्योंकि आप भी मानते हैं कि NDMA लगा हुआ है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को विड्रॉ तो नहीं किया इन्होंने अभी तक, जहाँ तक मेरी जानकारी है। आई स्टैंड करेक्टेड अगर मैं गलत हूँ तो। अगर NDMA लगा, सॉरी अभी NDA है तो मार्च के अंत से लेकर के इवन अब जो हम इस समय लाइव बात कर रहे हैं, अगर NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है जिसके जिम्मेदारी जो है वो चेयरमैन ऑफ NDMA अर्थात प्रधानमंत्री की होती है, तो इस देश के अंदर इस समय 70 लाख से अधिक कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद
भले ही उसमें से लोग ठीक हुए हैं, 1 लाख कोरोना मृत्यु खुद सरकारी आंकड़े होने के बावजूद, अगर चुनाव हो रहे हैं, अगर सरकारों के साथ खेल हो रहा है, तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि ये पैंडेमिक नहीं है, ये पॉलीडेमिक या पॉलिटिकल एंडेमिक कुछ हो सकता है। तो ये मेरा अपना मानना है। प्लीज कंटिन्यू विद योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन। ये जो आपने बात कही है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इस वजह से सही है कि एनडीए में जब एक्ट आप लागू कर रहे हैं तो सरकार के पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ सकती हैं। आपके पास वो पावर्स आ सकती हैं जिससे आप इलेक्शन के ऊपर असर डाल सकते हैं। एग्जाम्पल मैं दूंगा, बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे मान लीजिए जैसे अभी गुजरात है, गुजरात में भी ज़्यादातर जहाँ चुनाव हो रहे हैं वो वही हैं जहाँ पे कांग्रेस के एमएलए थे, उन्होंने रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन की है। अब आप कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पे आपको ये खतरा लगा कि हो सकता है ये अभी नहीं जीते, अब आपने उसको 4 सीटें पेंडेमिक में करके बाकी 5 सीटों का आपने चुनाव करा दिया। अगर आप ये स्टडी करेंगे आज ये वाले जो चुनाव अभी होने वाले हैं 59 कॉन्स्टिट्यूंसीज में और 4 लोकसभा जिसमें होने थे उसमें से अभी एक ही करवाए जा रहे हैं बिहार के, क्योंकि उसको तो ये जो पावर्स इनके पास आई हैं ये इसीलिए, और इलेक्शन भी इसीलिए करवाए जा रहे हैं कि अनड्यू एडवांटेज जो है सरकार के पास हमेशा अनड्यू एडवांटेज रहेगा। कोई भी आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं ये उस सरकार पर डिपेंड है। और इस सरकार का हमें पता ही है कि ये जो इनके पास नहीं भी होता उसको भी ये गलत इस्तेमाल करने में बिलीव करते हैं। अब मैं बात करूंगा बिहार की। बिहार इस वक्त बड़ी ही एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं कहूँगा बहुत इंटरेस्टिंग स्टेट हमारे लिए बन चुका है। इस वक्त कोई ये नहीं तय कर पा रहा है कि आखिर इलेक्शन के अंदर होगा क्या, एक्सेप्ट कि चाहे जिस तरह के भी फीडर्स आ रहे हैं, एक बात हमें तय लग रही है आज की डेट में कि बीजेपी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आएगी, पहली बात। उसके बाद आरजेडी आएगी, जो अभी तक हमें लग रहा है, हमारे एनालिसिस हैं जो हमारी टीम की डेटा एनालिसिस, और बीजेपी के आगे होने का एक मैं ये कहूँगा कि उनकी स्मार्ट पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। उनका काम तो बिल्कुल सिमिलर, वो काम के ऊपर वोट नहीं जनरली जाता है, लेकिन उनकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट इस बिहार इलेक्शन में बहुत स्मार्ट है। दूसरा, उनको इनडायरेक्टली एलजेपी का साथ मिल रहा है। आधी सीटों में वो लड़ रहे हैं। जिन इलाकों जो इनकी जो कैंडिडेट की चॉइस होगी, ये वो इलाके होंगे जहाँ पे जो इनके एंटी बीजेपी वोटर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, ये सेफ सीट। एक बात तो ये। दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं आरजेडी पे, और इस वक्त अगर ये बड़ा ही वियर्ड, मुझे बहुत से लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं जब मैं इस बात को कहता हूँ कि आज जो हम लोग डेटा ड्रिवन मैनेजमेंट में यकीन रखते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा डेटा माइनिंग करते हैं इस चीज़ के, तो उसमें एक्यूरेसी जो है हमें जो हमारे कंक्लूजन होता है उनका बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। अब ये कॉम्बिनेशन, ये अगर आप कोई बीजेपी, मैं सिर्फ इलेक्ट्रल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं इश्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन जो बीजेपी को रोक सकता है, चाहे वो एलजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए, क्योंकि जेडीयू जो है वो डेफिनेटली बहुत नीचे जा रहा है। तो इन जो दूसरी पार्टी जो इन वोटों को अगर इनके पीछे अपने पीछे ले आए तो वो एमआईएम है। अगर उनके फेवर में जो इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया वो वोटिंग हो जाती है, तो फिर एमआईएम और आरजेडी जो है वो मिलके बीजेपी को सरकार बनाने से रोक सकते हैं। ये अभी तक हमारी रिसर्च का कंक्लूजन। ठीक है विंको हनफी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, क्योंकि एवरीवन डेटा अपना अपना निकाल करके अपने तरीके से पॉलिटिकल एनालिसिस में इस समय जूझ रहे हैं। मैं अंतिम पड़ाव में सबके पास एक साथ जाना चाहूँगा और एक एक करके मैं बेसिक सवाल आप लोगों से अंत में पूछना चाहूँगा, जिसकी शुरुआत में शुभ्रांश राय जी से करूँगा। देखिए, हमने जैसे समझ लिया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मणिपुर, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना, हर जगह मतदान होगा। हर जगह कुछ ना कुछ पब्लिक जो है वो अपना या तो खुशी या गम
दिखाएगी, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हो या केंद्र की तरफ हो, आप जो समझना चाहे समझें। शुभराज राय जी, मैं इस पूरे के पूरे अक्टूबर और नवंबर के जो रिजल्ट 10 नवंबर को आने वाले हैं उसे मोदी राज के प्रति आईना मानूं ना मानूं, आप क्या कहें? देखिए निशान जी, तीन बड़ी बड़ी बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मरता हुआ बच्चा, डूबता हुआ शहर और डूबता हुआ जिला पूर्णिया, और 9 आते हुए ट्रेन, पैदल चलता हुआ मजदूर, रास्ते में मरता हुआ मजदूर। इसके बावजूद भी कोई मिरेकल ही होगा जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को बिहार में जिताएगा। उसका कारण एक और है कि भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती एलजेपी से भी है और दोस्ती जेडीयू से है, लेकिन एलजेपी और जेडीयू की आपस में दोस्ती नहीं है। तो ये कौन सा राजनीतिक समीकरण है और ये कौन सा चाणक्य का गेम है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात समझिए, ये जो बिहारी अस्मिता है ना, जिसको सबसे ज्यादा लानत दिया गया सूरत में, कर्नाटका में तो यहाँ तक हुआ कि मुख्यमंत्री ने उनको बंधक बना लिया, उन सबके ट्रेन को कैंसिल कराकर कि ये सारे मजदूर चले जाएंगे तो हमारा काम कौन करेगा। तो अगर आपने किसी के हम पे चोट मारा है तो इसका जवाब जरूर मिलेगा। मोदी जी के जीतने का एक फॉर्मूला ये भी था कि उन्होंने एक आह्वान किया था, मैं गरीब का बेटा, मैं गरीब का बेटा। और कहीं ना कहीं ये लोगों के अंदर ये फीलिंग आई थी कि ये बड़े लोगों का धन छीन के छोटों में बांट रहे हैं, जो एक्चुअली में हुआ नहीं। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का धन छीन के कुछ अपने एक दो दोस्तों को दे दिया। तो बिहार की राजनीति जो है वो बदलाव लाएगी। और वैसे भी उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे दो प्रदेश हैं जहाँ का बच्चा बच्चा व्यापार समझे ना समझे, वो शिक्षा और राजनीति को जरूर समझता है। बहुत तो बढ़िया बात इंतजार कही करिए शुभराज राय जी 10 आपने, नवंबर को जब बहुत बढ़िया बात कही। चेतन सिंह जी, मैं गरीब का बच्चा, मैं गरीब का बच्चा और गरीब किसी का भी बच्चा नहीं, क्या हालात कर दिए थे। क्या आपको लगता है कि कोरोना काल जो बना दिया गया था उसमें जिस तरीके से बिहारी मजदूर के साथ पूरे देश में घर लौटते पे जो हालात हुए वो केंद्र की वजह से हुए थे। आपने सबको सुना, आप भी बेहतर जानते हैं कि लोजपा और भाजपा और नीतीश कुमार की जदयू, इन सब के दिशाएं अलग हो रही हैं, सबके खेल अलग हो रहे हैं। और कहीं कहीं देखा जाए तो पिछले इलेक्शन से अगर सीखा जाए तो आज की तारीख में भी आरजेडी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी तो है ही है। आपको क्या लगता है कि कहीं मोदी को आईना दिखाना दे बिहार कि 10,000 करोड़ कर दो, 1 लाख करोड़ कर दो, 1.5 लाख करोड़ कर दो, और मोदी जी को रोड पे ले आए थे बिहार। आपका क्या कहना है? देखिए, अगर अब निशान जी बिहार के बारे में बात करेंगे तो मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। देखिए, शुभ्रांश भाई ने जो बातें करी वो ठीक है, वो पेपरों में अच्छी लगती है, बातें अच्छी है, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब तक ईवीएम दोस्त होता है, जब तक क्या हो पाएगा। ईवीएम की दोस्ती को भी तो आप याद रखेंगे। ईवीएम की दोस्ती जिस तरह से भी देखते हैं तो हम लोग कहते हैं किस तरह की बातें निकल के आएंगी, बाहर क्या होगा, पहले भी हमने अपने प्रोग्राम से एक चीज ये जरूर भेजूंगा बाहर कि आपने जब कहा ईवीएम दोस्त है तो सर मुझे ये बताइए, तो फिर अरविंद केजरीवाल रिजाइन क्यों नहीं करते? वो भी तो ईवीएम से जीते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी ईवीएम से जीते हैं, कमलनाथ भी ईवीएम से जीते थे, गहलोत भी ईवीएम से जीते हैं। मैं सारे नॉन बीजेपी गिना रहा हूँ। आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ इस चीज पे। ईवीएम क्लियर करिए, बिहार को गलत नहीं जाना चाहिए। नहीं देखिए, सबसे पहली बात है, अगर आप बात करेंगे लोगों से, अकेले में बात करें तो आपको पता चलेगा कि किसने किसको वोट डाला। ग्रुप में खड़े होकर बात करेंगे तो लोग यही बोलेंगे हाँ हमने भाजपा को वोट डाला। तो देखिए, थोड़ी प्रवृत्ति जिस हिसाब से, देखिए लोगों के अंदर जो भावनाएं बनाई गई है वो बड़ा एक अफसोस की बात है। मेरा सवाल बहुत नहीं, जो आपका सवाल था मैं सवाल पे आ जाता हूँ। मैं अपने प्रोग्राम में ये नहीं, बिल्कुल सिंपल है कि ईवीएम अगर दोस्त हो जाता है तो नॉन बीजेपी सरकारें कहां से आती हैं, और अगर आ भी जाती है तो सबसे पहले केजरीवाल को रिजाइन करना चाहिए कि नहीं भाई मैं तो ईवीएम में नहीं मानता। देखिए, अगर आप 2018 अभी 2008 से लेके अब तक की बात करेंगे, कर देता हूँ चेतन, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ऐसा है कि ईवीएम की दोस्ती का वही मतलब हुआ कि जब गांव पे किसी जानवर को चुराया जाता है ना, तो जानवर को एक दिशा में भेजते हैं और उसकी घंटी को दूसरी दिशा में भेजते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि बड़े गोल को पाने के लिए छोटे छोटे गोल की कुर्बानी हो रही हो, और मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। कुर्बानियों पे निकिता जी बात आ गई है, तो मैं आपसे आपका जो अंतिम कमेंट लेना चाहूंगा निकिता जी इस प्रोग्राम में, बिफोर आई गो टू विंग कमांडर हनफीज। महिलाएं कब तक कुर्बानी देंगी, बेवकूफ बनेंगी
और जिस मर्जी को, मतलब मैंने भी एक वीडियो देखा था, मैं यहाँ लाइव बोल नहीं सकता, कि उस पे वो महिला ने किस तरीके से भाजपा के पॉलिटिशियंस के लिए भद्र विद ए इन फ्रंट भाषा यूज कर रही थी। महिलाओं को अपनी पोजीशन से कब बेटरमेंट मिलेगा, कब वो राजनीति में कदम कायदे से रख पाएंगी, आम जीवन में रख पाएंगी, और इन सबसे पहले कब समझ पाएंगी कि वो आधा देश है हम। देखिए, पहले जो ये चर्चा ईवीएम वाली चल रही थी, उस पर अपनी बात जरूर रखूंगी कि ना ईवीएम हमारा वोट काउंट कर रही है, ना जनता हमारा वोट काउंट कर रही है। हमारा वोट जो है हमें मीडिया जो दिखाती है, असल प्रिंट होके वही आ जाता है। ना हम ईवीएम चेक कर रहे हैं, क्योंकि पिछली जो लोकसभा चुनाव थे उसमें हमने सबने देखा कि पूरी सड़कों पे, कानपुर में, सिकंदरपुर में, न जाने कहाँ ईवीएम जो है भटक रही थी, लोगों के घरों तक में पड़ी हुई थी। तो किसी ने, सरकार ने, किसी भी कोर्ट ने ये नहीं कहा, या किसी भी पार्टी ने ये नहीं कहा कि ये जो ईवीएम यहाँ पे नाबारिद पड़ी है, इसे उठा के स्ट्रॉन्ग रूम तक ले आओ, यानी उन ईवीएम को काउंट नहीं। निकिता जी रुकिए, यहाँ पे ना एक बात जो प्रोग्राम में शुरू बीच में कहीं पे आई थी ना, उसको मैं जोड़ करके आपसे पूछना चाहूंगा कि जहाँ ईवीएम को लेकर के बातचीत आप कर रही हैं, सब लोग करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ उस बात को, लेकिन जो चतुर चाणक्य है वो तो चौथे पायदान पे आ गया। अभी मैनेजमेंट स्किल तो सारे के सारे एमबीए फेल हो गए, राजनाथ सिंह तीसरे पायदान पे आ गए। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी ईवीएम का खेल हो सकता है? देखिए, ईवीएम तो खेल ही नहीं है। वो जो आप 3 राज्य बता रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और एक हमारा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पंजाब, अरे गिनाते जाओ। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी जो है वो राजनीति होने नहीं दे रहे। राजस्थान में सरकार गिराने की इनकी कोशिश रही, कमलनाथ जी की सरकार ये गिरा चुके। तो वो एक लॉलीपॉप था, देखो बेटा ये तुम्हें मिलेगा, ठीक है, पर वो मिला नहीं, और वो नहीं मिला, वो ईवीएम है। आप समझ रहे हैं, ये गेम जो है ये ईवीएम का था ही नहीं। ये तो जो सरकार कहती है वो आपके पास रिकॉर्ड में आ जाता है, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग रूम में। मैं आपके पास आखिरी कमेंट के लिए आऊंगा, पर मेरे समय सीमा को देखते हुए मैं विंको नहीं भाई, सिर्फ 10 सेकंड आऊंगा, 10 सेकंड दूंगा। पहले मैं विंको हनफी के पास चला जाऊं। विंको हनफी, एट द एंड ऑफ द डे मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके की चुनावी राजनीति हमारे देश में होती है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है, ये हम देखते हैं कई सालों से, खाली इस समय की बात नहीं है, कई सालों से। इसमें एक मूल बात ये है कि वादे किए जाते हैं और फिर उनको निभाया नहीं जाता। इस देश में इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का तो मेरे ख्याल से संविधान का तो कोई हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, हम चाहते भी नहीं, लेकिन इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जो ये प्रोसीजर है कि वादा करो और फिर वादा खिलाफी करो, इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? देखिए, गुड गवर्नेंस का तो कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। मसला हमारे साथ ये है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जनता एक्सपेक्ट करती है कि एक तो हम अपने पॉलिटिशियंस को पता नहीं क्यों बहुत उनसे एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज़्यादा ही होती हैं, काबिलियत उनकी उतनी होती नहीं है। वो एक्सपेक्ट ये करती हैं, और पॉलिटिशियंस को भी मालूम होता है कि भाई जीतने के लिए हमें जब तक ये वादे नहीं करेंगे तो वोट जो लेने का चांस है वो हमारा है ही। तो बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, सबको पता है कि वो पूरा उन्हें कर नहीं सकते। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो कुछ पूरा करने की कोशिश करते हैं, मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत कुछ पूरा करने की कोशिश की, वादे में बहुत कम किए। और कुछ लोग होते हैं जो इतने बड़े बड़े वादे कर लेते हैं कि वो पूरे हो ही नहीं सकते। असल में ये जो सियासत है, इस पर फिर मैं एक शेर कहना चाहूँगा। सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, पहले आँख छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। तो हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस इन गवर्नेंस जो हैं वो इस फिलॉसफी को लेके चलते हैं, सबका ध्यान भटकाए रखो क्योंकि हम ये काम नहीं कर सकते। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। हमें मैंडेट मिली है। सॉरी, so he said excellent, he was praising the point. तो हमारा ये मसला है, संविधान का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, लोगों की गुड गवर्नेंस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लोगों को ये समझ के अपने प्रतिनिधि को चुनना पड़ेगा कि वाकई में ये जो है इस काबिल है कि ये काम कर पाएगा भी या नहीं, इस काबिल है या नहीं,
विंको हनफी ने जो बात कही कि हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कोई काबिल है भी या नहीं। मैं प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं चाहता था और बहुत लंबा ये डिबेट हो, समय की एक सीमा मेरे पास अनफॉर्चुनेटली इस समय है, लेकिन मैं लास्ट फ्री बॉल, आखिरी बॉल शुभ्रांश राय जी को देना चाहता हूँ। जी आप बहुत देर से कुछ कहना चाहते थे, 30 सेकेंड्स शुभ्रांश। निशान जी, ऐसा है कि पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम अमेरिका से 50 साल पीछे हैं। आज भी अमेरिका बैलेट पेपर यूज करता है और हमारे देश में तो प्रधानमंत्री का ट्विटर तक हैक हो जाता है। तो हम ईवीएम के पीछे क्यों पड़े हैं? ईवीएम से मुझे एक वर्ड याद है कि मुझे लगता है कि ईवीएम भारतीय जनता पार्टी के लिए नाटो की तरह है, वीटो की तरह है। वो उसका इस्तेमाल तब करती है जब उसका क्रेडेंशियल दाव पे आता है, और बिहार की राजनीति में अभी भारतीय जनता पार्टी का क्रेडेंशियल दाव पे नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई ईवीएम का खेल होने जा रहा है। यहाँ तो जनता ही अपना मत और मतदान दोनों करके दिखाएगी और 15 साल के बदलाव को दिखाएगी। आखिरी बॉल पे चौका मार दिया राय साहब ने कि सच में जनता ही जो है वो डिसाइड करेगी। मैं सारे मेहमानों का आज इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और एक इंटरेस्टिंग डिबेट के लिए धन्यवाद करता हूं। संतोष मिश्रा जी गोरखपुर से जुड़े थे, शुभ्रांश राय जी, चेतन सिंह जी, निकिता जी और विंग कमांडर हनफी जी, आप लोगों का पल पल न्यूज के इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और हम फिर दोबारा इसका सीक्वल सीरियल पार्ट 2 एपिसोड लेके आएंगे, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इत्यादि जो राज्यों में इलेक्शन है बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ ले चुके हैं, क्योंकि देश के जो हालात हमने पिछले कुछ महीनों में देखे, देश के हालात वो सभी राज्यों को एक तरीके से एक बहाव में लेके गए। क्या एनडीए में के लगे हुए इस समय काल में, जिसको हम कोरोना काल कहते हैं, जिसमें लॉकडाउन से लेके अनलॉक के बेसिर पैर के जो हालात क्रिएट किए गए, आज जिस प्रकार से लोग भुखमरी के कगार पे खड़े हैं, क्या फिर भी ये एक नाम पकड़ के जाप करेंगे या अकल लगा करके बदलाव की तरफ चलेंगे? देखेंगे 10 नवंबर को आएगा इसका रिजल्ट, लेकिन उससे पहले कम से कम हम आप लोगों के साथ 1 या 2 बार और इस प्रोग्राम को लेकर के आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर होता कैसे है, होगा क्या और अंत में पर्दाफाश कैसे होगा। धन्यवाद। निशांत वर्मा साइनिंग ऑफ। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।